वेलकम बैक टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। सो गाइज, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एमडीयू में पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एमडीयू का जो पीजी कोर्सेज का प्रोस्पेक्टस है वो आज 15 मई को साइट पे आ चुका है। तो इस प्रोस्पेक्टस में आज हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो आपके फॉर्म है वो 15 मई से फिल होने शुरू होंगे पीजी के लिए और 6 जून तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो लेट ना करें और जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भर दें। अब इस प्रोस्पेक्टस में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन हैं। तो देखो, ये दे रखा है पूरा का पूरा आपका शेड्यूल। जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, ओपनिंग ऑफ पोर्टल है वो 15 मई से शुरू होंगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो है आपका 6 जून। फिर उसके बाद आपका ये जो BPED MPED के कोर्स है उनका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो आपका 14 जून से लेके 15 जून तक, यानी कि 2 दिन होगा। फिर आपकी जो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, देखो एक्सपेक्टेड डेट यही मैंने आपको बताई थी, 26 जून से 30 जून के बीच में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। फिर उसके बाद आते हैं ऑनलाइन करेक्शन इन रिजर्वेशन। ये देखो, ये चीज़ें आप पढ़ लेना। फिर है डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे उसका रिजल्ट आपका 3 जुलाई को आ जाएगा। और जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आपकी 12 जुलाई को आएगी। आपकी जो फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग होगी वो आपकी 14 जुलाई को होगी। फिर उसके बाद जो फिर भी अगर फर्स्ट फिजिकल काउंसलिंग के बाद सीट वेकेंट रहती हैं तो उनका स्टेटस आपको 17 जुलाई को पता चलेगा। फिर जो सेकंड फिजिकल काउंसलिंग होगी आपकी वो 19 जुलाई को होगी। फिर अगर उसके बाद भी सीट्स खाली रहती है तो वैकेंट सीट्स का आपको 22 जुलाई को पता चलेगा। फिर उसके बाद जो थर्ड फिजिकल काउंसलिंग होगी वो आपकी 24 जुलाई को होगी। और आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी आपकी 26 जुलाई से। अगर उसके थर्ड फिजिकल काउंसलिंग के बाद भी सीट वेकेंट रहती हैं तो उन सीट्स का आपको पता चलेगा 26 जुलाई को ही, यानी कि थर्ड जिस दिन आपकी क्लास भी उसी दिन शुरू होंगी और आपकी जो खाली सीट उनका भी पता चल जाएगा। फिर आपकी जो फोर्थ फिजिकल काउंसलिंग होगी वो होगी आपकी 7 अगस्त को। तो देखो, ये प्रोसीजर आपका काफ़ी लंबा खींचने वाला है एडमिशन का। फिर उसके बाद आता है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अब जिन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा उनको डॉक्यूमेंट देने के लिए कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा, इन केस उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कई बार बच्चों के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं होते हैं तो सबमिशन का टाइम आपके पास 26 अगस्त तक का होगा। और फिर आएगी आपकी फाइनल कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन जो कि आपको 30 अगस्त को आ जाएगी। तो ये तो हो गया आपका जो भी पूरा एडमिशन के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होंगे, आपकी लिस्ट वगैरह आएंगी, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका रख सकते हो या एक छोटा सा मेमो बना लो फ़ोन में ताकि आप कोई काउंसलिंग मिस ना करो। फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या होंगे। देखो, जो कैंडिडेट्स हैं ये तो आपको पता ही होगा कि आपका जो पीजी में एडमिशन है वो सारे के सारे एंट्रेंस बेस पे ही होने हैं। और अब आगे देखो, इसमें सीट ब्रेकअप और मिलेगा, यानी कि किस कैटेगरी की कितनी सीट है या पर्टिकुलर कोर्स में सीट कितनी है। ठीक है। अब देखो, नो डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखो, जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। वो भी गिवन डेट के बाद आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे, आप उनको अपलोड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना, जितने भी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म में लगाना चाहते हो, एप्लीकेशन फॉर्म में मांग रखे हैं, वो सारे के सारे आप टाइमली आप उसमें सबमिट कर दें। फिर आपका देखो, एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिशन के बाद इन चीज़ों में कोई चेंज नहीं होगा। कैंडिडेट के नाम में अगर एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, तो कैंडिडेट के नेम में चेंज नहीं होगा, उसके फादर के नाम में कोई चेंज नहीं होगा, मदर नेम में चेंज नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती और प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जो आप फ़ी सबमिट करोगे आपकी वो ऑनलाइन फ़ी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, कोई ऑफलाइन की सुविधा नहीं है। कैंडिडेट मस्ट सबमिट फी रिसिप्ट टू द ऑफिस ऑफ द कंसर्न यूटीडी इन पर्सन। तो ये आपके एडमिशन के टाइम की बात है जो आप, अच्छा, ये तो एडमिशन के बाद की फ़ी भी आपको ऑनलाइन ही देनी है।
ये आपको पता होगा, ये तो पिछले 2-3 सालों से ऑनलाइन का ही चल रहा है सब कुछ। अच्छा, फिर क्या है, जाओ, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन एंट्रेंस टेस्ट एंड सीट्स विल बी अलॉटेड ड्यूरिंग फिजिकल काउंसलिंग एज पर शेड्यूल। आपके एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी, आपको ये पता होगा। उसके बाद द कैंडिडेट शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल इन केस ही शी इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर द गिवन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर उसके बाद है फिजिकल काउंसलिंग के लिए आपको आपके पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, जिस कोर्स की फिजिकल काउंसलिंग में आप जाना चाहते हो, उस डिपार्टमेंट में आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहना होगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, साइन करके या तो वापस आ जाते या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते, ऐसा नहीं करना होता। वो सारी चीज़ें तो देखो फिजिकल काउंसलिंग के टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। फॉर ईच राउंड ऑफ काउंसलिंग रिपोर्ट इन कंसर्न सुबह 9 बजे से 11, ये तो छोड़ो, ये तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। एंट्रेंस से रिलेटेड देखते हैं क्या क्या इसमें कुछ दे रखा है या नहीं। एमएससी प्रो, अच्छा हाँ, देखो ये जो 13 पॉइंट है इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी है। जो एमएससी प्रोग्राम होंगे लाइफ साइंसेज के, उनका एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये आप सबको पता ही है। फिर उसके बाद क्या है, टेस्ट एंड विल बी फॉलोड बाय कॉमन फिजिकल काउंसलिंग टू बी हेल्ड इन आरके ऑडिटोरियम। देखो जो अब आपके लाइफ साइंसेज में जो फिजिकल काउंसलिंग होगी, इसमें क्या दे रखा है, कॉमन फिजिकल काउंसलिंग होगी आरके ऑडिटोरियम में। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके फिजिकल काउंसलिंग के लिए ना घूमना पड़े। आपकी लाइफ साइंसेज के अंडर जितने भी कोर्सेज होंगे उन सभी की फिजिकल काउंसलिंग आपकी आरके ऑडिटोरियम में ही होगी। द डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स विल कोऑर्डिनेट द एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस। जेनेटिक्स डिपार्टमेंट आपका इस चीज़ में कोऑर्डिनेट करेगा एडमिशन प्रोसेस में। और जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कहाँ होना है, वो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर आ जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट, अच्छा फिर देखो इसमें कुछ दे रखा है, द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलोंग विथ 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एट द टाइम। देखो ये एंट्रेंस होने के बाद की बात है, मैं बाद में बता दूंगा आपको। उसके बाद क्या है, ये फर्स्टली देखो इसमें एक चीज़ और दे रखी है, जो पॉइंट नंबर 17 है। अगर थर्ड काउंसलिंग के बाद भी सीट वैकेंट रहती है तो उसमें 3 कंडीशन दे रखी है। अगर थर्ड काउंसलिंग के बाद सीट वैकेंट रहती हो तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया होगा। इन केस उसके बाद भी अगर सीट खाली रह जाती है तो सेकंड प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म तो भरा था बट बेशक उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम ना दिया हो। और उसके बाद थर्ड है, थर्डली जो क्राइटेरिया है उसमें मतलब जो प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स को भी मतलब एक मौका दिया जाएगा। अगर सीट खाली रहती है तब की बात है, जिन्होंने मतलब मेरिट बेस पे भी आपके एडमिशन हो सकते हैं इन केस अगर सीट खाली रहती है। बट मैं आपको बता दूं ऐसा होता नहीं है। जो कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं उनमें सीट्स खाली नहीं रहती है, उन पे जितने एडमिशन है सारे एंट्रेंस बेस पे ही हो जाते हैं। कुछ कोर्सेज में फिर भी चांस हो सकते हैं कि आपकी सीट्स खाली रह जाए, तो मैं आपको यही कहूँगा कि मतलब एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करना अगर कहीं एडमिशन ना हो रहा हो तो। ये फिर आपका टाइमिंग दे रखा है, 9 से 11 तक अटेंडेंस होगी। काउंसलिंग आपकी 11 बजे शुरू होगी। ये सब बाद की बाद में देखेंगे। तो अब देखो शेड्यूल आ गया आपका एंट्रेंस टेस्ट का। जो आपका लाइफ साइंसेस का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यानी कि अपना जो MDUC का एग्ज़ाम होगा वो होगा अपना 26 को, 26 जून को है। और आज डेट कितनी हो गई है, आज हो गई है 15 मई। तो अब इससे आप देख सकते हो लगभग हमारे पास 1 महीने 10 दिन का टाइम है। तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो और लग जाओ। ये बाकी कोर्सेज का भी दे रखा है तो ये आप देख लेना। वी आर जस्ट कंसर्न्ड मोर टुवर्ड्स द लाइफ साइंसेज। तो लाइफ साइंसेज का हमें पता चल गया। फिर इसके आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। ये बाकी कोर्सेज के रिगार्डिंग है, ये अपने काम का नहीं है, वो खुद देख लेंगे। फिर इसमें दे रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, प्रूफ ऑफ एज शुड बी अपलोडेड बाय द। अब देखो जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस पर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी पड़ेंगी। आपका एज प्रूफ का यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा।
जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में लगेंगे। इनकम्प्लीट अगर आपका फॉर्म होगा, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करते हो, तो ऐसे फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, देखो जब आप फॉर्म फिल करते हो, कुछ बच्चे क्या होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएशन करके आते हैं, तो उनकी जो मार्क्स होते हैं वो सीजीपीए में होते हैं, और हर यूनिवर्सिटी का सीजीपीए को परसेंट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला अलग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो भी आपकी सीजीपीए होती है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके आपकी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका जो भी आपकी सीजीपीए है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना कि आपकी सीजीपीए को कैसे कन्वर्ट करें, ये आपकी मार्कशीट के पीछे लिखा हुआ होता है हर यूनिवर्सिटी के। तो वहाँ से देख के अपनी सीजीपीए वगैरह अपनी सही से अपलोड कर देना जो भी करनी है इसमें। उसके बाद 4 पॉइंट कैंडिडेट शैल सबमिट बोथ द साइड्स ऑफ डीएमसी ऑन द यूनिवर्सिटी वाइल सबमिटिंग द। अब देखो जो आप ये डीएमसी दोनों साइड की क्यों मांगी है, बिल्कुल इसे मेंशन कर रखा है, क्योंकि आगे तो सिर्फ जो डीएमसी मेन आपकी होगी उस पे आगे तो सिर्फ आपके मार्क्स होते हैं और पीछे आपका यूनिवर्सिटी का कन्वर्जन फॉर्मूला प्रेजेंट होते हैं, तो उस कन्वर्जन फॉर्मूला के लिए दोनों साइड मांगी गई है इसमें। फिर उसके बाद है द कैंडिडेट मस्ट अपलोड ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म वाइल अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सारे अपलोड करने हैं अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म वाइल अप्लाइंग फॉर। जब आप किसी और प्रोग्राम के लिए भी, देखो इसमें एक चीज़ होती है मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आगे आएगी। सपोज करो जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया जूलॉजी के लिए, एमएससी जूलॉजी के लिए, और आप चाहते हो कि मैं साथ में और फॉर्म भी फिल कर दूं, तो जो आपका एक सिंगल फॉर्म आप फिल करते हो ना एक कोर्स के लिए, वो मान लीजिए अभी देखा नहीं इसमें कितने का है, सपोज करो वो 1000 रुपये का है। फिर उसके बाद आप जितने भी एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए फॉर्म फिल करते हो ना, यानी कि जूलॉजी आपने एक फॉर्म फिल कर दिया, अब एडिशनली आप बाकी फिजिकल काउंसलिंग में भी जाना चाहते हो, बॉटनी जेनेटिक्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है 1000 में जितने आप सब्जेक्ट ऐड करोगे पर सब्जेक्ट 300-400 रुपये ऐड होते चले जाते हैं। तो जितने सब्जेक्ट्स के लिए आप फॉर्म भरना चाहो भर सकते हैं, वो चीज़ इसमें अब आगे मेंशन मिलेगी, देखते हैं उसको। द कैंडिडेट मस्ट अपलोड ऑल जेपीजी फॉर्म द स्कैन कॉपी शुड बी ओरिजिनल। देखो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपलोड करने हैं आपको। फिर उसके बाद दे रखा लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, 10 KB से 500 KB तक की लिमिट है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि आपका 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसको आपका एज प्रूफ के तौर पे कंसिडर करेंगे। फिर आपकी 12th क्लास की मार्कशीट, फिर आपकी डीएमसी होगी आपकी ग्रेजुएशन की जो आपको अपलोड करनी है, दोनों तरफ से अपलोड कर देना भाई, इसमें मेंशन कर रखी थी ये चीज़। कोई भी डॉक्यूमेंट है उसकी दोनों साइड से अपलोड करना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेंट, यानी कि जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना ले आना और वो भी अपलोड होगा। फिर उसके बाद आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो भी यहाँ पे आपका अपलोड कर सकते हो अगर आपको रिजर्वेशन वगैरह इसमें कुछ चाहिए, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग सीट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी आपका, फिर आपका रेजिडेंट सर्टिफिकेट। अब देखो रेजिडेंट सर्टिफिकेट क्यों, जो हरियाणा के रेजिडेंट स्टूडेंट होते हैं उनकी जो कैटेगरी है वो नॉन हरियाणा के रेजिडेंट स्टूडेंट से अलग कैटेगरी होती है। हरियाणा वालों की तो अलग अलग कैटेगरी हो जाएंगी, फिर जो हरियाणा से बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए HOGC एक कैटेगरी होती है, जिसे सॉरी HOGC नहीं, मतलब एक ओपन जनरल कैटेगरी होती है, मतलब वो नॉन रेजिडेंट्स के लिए होती है, तो वो आप देख लेना, इसमें अगर मेंशन होगा तो मैं आपको बता भी दूंगा। फिर है आपकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन स्पोर्टिंग कैपेबल अंडरटेकिंग, ये गैप ईयर वगैरह अगर किसी का है तो, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद गैप आ गया तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। द काउंसलिंग विल बी हेल्ड इन द कंसर्न यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट एट MD यूनिवर्सिटी रोहतक ओनली। देखो आपकी जो काउंसलिंग होगी वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होंगी। द एग्जामिनेशन सेंटर एज मेंशनड ऑन द एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस एग्जाम विल बी आइदर एट द MD यूनिवर्सिटी। जो आपके एडमिट कार्ड है वो आपके MD की साइट पे आएंगे स्टीव रोड, और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे वो आपको एडमिशन के टाइम पे फिजिकली भी लेके जाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या। देखो ये वो कोर्स दे रखे जिन सब में एंट्रेंस होना है आपका सारे के सारे, और फिर इसमें साथ में ये दे रखा है मिनिमम क्या आपकी क्राइटेरिया होना चाहिए अगर किसी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये आप देख लेना। फिर उसके बाद और कुछ देखते हैं,
एक इसमें ये और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखना कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ये तो और कुछ आ गया फिर। अब देखो ये आ गई नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। देखो ये रही आपकी अलग अलग कोर्सेज की। एमएससी बायोकेमिस्ट्री में आपकी नंबर ऑफ सीट्स हैं 40। ठीक है। देखो जो मैं बोल रहा था, जो हरियाणा के रेजिडेंट स्टूडेंट्स मतलब जो रेजिडेंट्स हैं उनकी जो कैटेगरी है वो तो ये हो जाएंगी EWS HOGC SC BC ये वाली सारी। बट जो हरियाणा से बाहर के जो स्टूडेंट होंगे उनकी एक कैटेगरी होती है ऑल इंडिया कैटेगरी AIC जो है फर्स्ट कॉलम है। ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में ऑल इंडिया कैटेगरी की 6 सीट है। जो नॉन रेजिडेंट है हरियाणा के रेजिडेंट नहीं है जो उनके लिए होती हैं ये सीट्स। ठीक है। फिर आपकी MSc इन्वायरमेंटल साइंस में आपकी 35 सीट हैं, जिसमें से 5 ऑल इंडिया कैटेगरी की, 14 हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी की, 3 SC की हैं, 3 SC डिप्राइव्ड की, 5 BCA की, 3 BCB की। ये देख लेना आप लोग। और फिर इसमें MSc जूलॉजी में 5 सीट आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी की, EWS की 1 है, हरियाणा ओपन जनरल की 15 है। देखो जो बच्चे EWS से एडमिशन लेना चाहते हो कैटेगरी से, वो ध्यान रखना अपना फॉर्म भरते वक्त, और आपके पास एडमिशन के टाइम पे भी वो सर्टिफिकेट होना चाहिए 2023 के लिए जो सर्टिफिकेट होगा EWS का। ठीक है। ध्यान रखना इन चीज़ों का। सर्टिफिकेट वगैरह अपने तैयार करवा लेना शुरू से ही। फिर उसके बाद है, ये अपने काम का नहीं है ये। अब देखो इसमें दे रखा है कि आपको अप्लाई कैसे करना वेरियस फॉर्म्स के लिए। ठीक है। देखो आपका जो क्या दे रखा है फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले अपना प्रोस्पेक्टस को वही ध्यान से पढ़ना। हो सकता है मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट दे रखा है, जो एप्लीकेशन के चार्जेस हैं वो हैं 1000 वही जनरल कैटेगरी के लिए, एंड 250 हैं SC DSC या BC कैटेगरी के लिए, या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स। जो हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए है ये सब। ठीक है। जो ऑल इंडिया कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो आई थिंक 1000 ही मिलेगी एडमिशन की, जो आपकी फॉर्म की फ़ी है वो। ठीक है। एक कैंडिडेट में अप्लाई फॉर एडमिशन टू एज मनी। देखो ये आ गया वो पॉइंट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें दे रखा है कि एक कैंडिडेट जितने चाहे उतने प्रोग्राम के लिए मतलब अप्लाई कर सकता है। मान लो आप एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि आपने कर दिया MSc बॉटनी के लिए अप्लाई, तो MSc बॉटनी के लिए जनरल कैटेगरी के आपके कितने रुपए लगेंगे? 1000 रुपये। अब वो स्टूडेंट चाहता है कि मैं बाकी कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर दूं, मैं जूलॉजी के लिए भी कर दूं, तो अगर वो किसी एडिशनल कोर्स के लिए अप्लाई करेगा तो उसके पर सब्जेक्ट आपके 200 रुपये लगेंगे। ये ध्यान रखना। और जो SC DSC या BC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके पर सब्जेक्ट 50 रुपये लगेंगे। ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए था। द प्रोग्राम ग्रुप विल कंसिडर्ड एज ए सिंगल प्रोग्राम फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। अपलोड द, ये देखो ये जो 4th पॉइंट है, द कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो अपलोड द प्रूफ ऑफ कन्वर्जन फॉर्मूला फ्रॉम CGPA टू परसेंटेज वेयर एवर एप्लीकेबल। ये आप अपलोड करते वक्त ध्यान देना कि आपकी यूनिवर्सिटी का कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर स्कैंड कॉपी, ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, नो वेटेज शैल बी, नो वेटेज ऑफ एनी काइंड शैल बी एडिशनल फॉर द प्रोस्पेक्टस। ठीक है। ये आगे कैटेगरी वगैरह के आपके पास होने चाहिए सर्टिफिकेट। अब फॉर्म भरने के बाद अपने जो फॉर्म का उसका प्रिंट आउट भाई सेव कर लेना, अपना प्रिंट निकाल के रख लेना PDF की फॉर्म में या हार्ड कॉपी की फॉर्म में। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो वो रहती है वो नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग कुछ पता नहीं इसमें दे रखा है या नहीं दे रखा, देखते हैं आगे। फिल सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ए काउंसलिंग सुपर न्यूमेरी शीट विल बी। देखो इसमें अब 10वां पॉइंट क्या दे रखा है, सुपर न्यूमेरी सीट्स होती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जो मतलब कुछ जो मतलब या तो वो मतलब जो वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में ही किसी पोजीशन पे, उनकी कुछ सीट फिक्स होती सेव होती है। तो उन सीट्स पे अगर वो खाली रह जाती, कोई एडमिशन नहीं लेता है, तो उनको बाकी कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं। वो जनरल भी हो सकता है, SC BC किसी भी कैटेगरी में वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है। अब उसके बाद है आपका फॉर क्लेमिंग एनी बेनिफिट अंडर वेरियस इनिशिएटिव।
अब आपके पास जो डॉक्यूमेंट है परिवार पहचान पत्र की आईडी जरूर होनी चाहिए। ये शायद आपको अपलोड भी करनी पड़ेगी आई थिंक फॉर्म भरते वक्त। ध्यान रखना इन चीज़ों का, जो जो मांग रखा सब अपलोड कर देना, कुछ भी मत छोड़ना। फॉर्म फॉर ये तो फिर वही सारी चीज़ें आ गई। रूल्स एंड अब देखो इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी ये आई है, रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। शी प्रोड्यूस है, देखो बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्ज़ाम दे, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद द क्वेश्चन पेपर फॉर वेरियस एग्जाम विल ऑब्जेक्टिव, आपका जो एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसके बाद है एडमिट कार्ड पे आपका लोकेशन आ जाएगी, कहाँ पे आपका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो भाई एकेडमी ऑफ बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है बिल्कुल ध्यान से कान खोल के सुन लो, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। तो कुछ आता हो या नहीं आता हो, वैसे तो आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका एंट्रेंस एग्जाम पक्का अच्छा होगा, बट क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रख लेना शुरू से ही। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 के 100 क्वेश्चंस के आंसर आपको लगा के आना है। अब उस टाइम पे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, एग्जाम से पहले मैं वो वीडियो बना दूंगा किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ देखो आपकी ये पता चल गई आपको। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट हो अगर आपको पता चले तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता देना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को बताया जा सके। और खुद अपना इसको एक बार अच्छे से दोबारा से ध्यान से पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो यही थी कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अब इसमें आ जाते हैं आपके रिडक्शन, ये क्या है इंपॉर्टेंट, रिलैक्सेशन शेल भी, ये छोड़ो बाद में आप पढ़ते रहना। अब देखो जो आपकी कोर्स फी है वो आ जाती है इसमें, कितनी आपकी कोर्स फी होगी। जो एमएससी की जो कोर्स फी होगी वो 1 साल की होगी 12,015 रुपये। वो फिर ये देखो अब एडमिशन जब आपका होगा तो आपको एडमिशन होने के टाइम पे उसी जिस दिन एडमिशन होता है उसी दिन 12,015 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग है, देखते रहना अपना। 1 साल की फ़ी है भाई, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। कहीं ये मान लो पूरी एमएससी की फ़ीस है। ऑलमोस्ट एमएससी लाइफ साइंसेज की सभी कोर्सेज की इतनी फीस मिलेगी, इसी के आसपास। ये बस ये हो गया अपना। बस ये देखो इसमें जितना मैंने बताया ना सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सब को फॉर्म भरते वक्त अपना ध्यान रखना। एक बार प्रोस्पेक्टस की जनरल सी रीडिंग खुद भी ले लेना। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली। और लास्ट में मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा, MDUCEE MSc लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारा ग्रुप एक्टिव है। सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन। और इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखे ध्यान से।